फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन ठाकुर और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं सुपर 50 क्वेश्चंस की एक ऐसी सीरीज जिसको आप सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ के IC38 एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर फ्रेश कंटेंट सब्सक्राइब दिस चैनल। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। Name the insurance plan that has least or no amount of saving element. आपको ऐसे इंश्योरेंस प्लान का नाम बताना है जिसमें सेविंग एलिमेंट ना के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं कि होता ही नहीं है। मीन्स ऐसा इंश्योरेंस प्लान जिसमें कोई भी सेविंग पार्ट नहीं होता है। तो देखिए इसका आंसर है टर्म इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि जो टर्म इंश्योरेंस होती है इसमें सिर्फ डेथ बेनिफिट मिलता है, सेविंग या फिर सर्वाइवल बेनिफिट नहीं होता है। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द ट्रेडिशनल मेथड दैट कैन हेल्प टू डिटरमाइन द इंश्योरेंस नीडेड बाय एन इंडिविजुअल। आपको एक ऐसे पारंपरिक मेथड का नाम बताना है जिससे ये पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को कितनी इंश्योरेंस की आवश्यकता है। तो देखिए उस मेथड का नाम है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं HLV। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेम द टर्म ऑफ इंश्योरेंस दैट डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग सिनेरियो। नाउ सिनेरियो इज पेशेंट पेज द हेल्थ प्रोवाइडर एंड इज सब्सिक्वेंटली रिम्बर्स्ड बाय द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। अब इस सिनेरियो में कहा गया है कि जो पेशेंट है वो इलाज करवाने के लिए हेल्थ प्रोवाइडर को पैसा दे रहा है और बाद में उसका ये जो पैसा है वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा रिम्बर्स कर दिया जाता है। तो आपको इस सिनेरियो से जो टर्म रिलेट करती है इंश्योरेंस की उसका नाम बताना है। तो देखिए इसका नाम होता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी को हम हिंदी में कहते हैं टूट फूट से सुरक्षा। मीन्स अगर व्यक्ति जिसने कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाई है उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हॉस्पिटल में वो जाता है, इलाज करवाता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उसका जो पैसा लगेगा उसे रिम्बर्स कर देगी, या फिर उसे वहाँ पर जाकर पैसा देना ही नहीं पड़ेगा, जिसे हम कैशलेस इंश्योरेंस भी कहते हैं। तो इन दोनों ही सिनेरियोज में या दोनों ही टर्म से जो रिलेटेड टर्म है उसे हम इंडेमनिटी कहते हैं। चलिए अब है अगला क्वेश्चन। डैश इज एन इंश्योर्ड विच अंडरगोज ट्रीटमेंट आफ्टर गेटिंग एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। आपको बताना है कि इंश्योर्ड को हम क्या कहेंगे जो कि ट्रीटमेंट करवाने के लिए हॉस्पिटल में हुआ है एडमिट। तो ऐसे इंश्योर्ड व्यक्ति को जिसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए उसे कहा जाता है इन पेशेंट। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा इन पेशेंट। चलिए अब है अगला क्वेश्चन। इन केस द पॉलिसी होल्डर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पॉलिसी, he or she can return the policy within the free look period, that is within dash of receiving the policy document। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पॉलिसी होल्डर है जिसने पॉलिसी खरीदी है वो उस पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है, मतलब उसे वो पॉलिसी जो है वो पसंद नहीं आई है और वो उस पॉलिसी को वापस करना चाहता है विद इन द फ्री लुक पीरियड। तो अब आपको बताना है कि ये जो फ्री लुक पीरियड होता है ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव करने के बाद कितने दिन का होता है। तो देखिए एक तो आपको ये याद रखना है कि फ्री लुक पीरियड को कूल ऑफ पीरियड भी कहा जाता है, और यह पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलने के बाद 15 दिन का जो टाइम होता है उसे फ्री लुक पीरियड कहा जाता है, क्योंकि जब आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिल जाए उसके बाद कंपनी आपको ये ऑफ़र देती है कि 15 दिन का पीरियड है जिसमें अगर आपको पॉलिसी अच्छी नहीं लगी है तो आप उसको पॉलिसी को रिटर्न कर सकते हैं कंपनी को। तो उस समय को फ्री लुक पीरियड कहा जाता है और याद रखना है ये 15 दिनों का होता है। चलिए अब है अगला क्वेश्चन। व्हेन इट इज़ असेंशियल फॉर इंश्योरेबल इंटरेस्ट टू बी प्रेजेंट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो ये जानना कब ज़रूरी होगा कि इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है। तो देखिए इसका आंसर है एट द टाइम ऑफ टेकिंग आउट द इंश्योरेंस, क्योंकि जब हम इंश्योरेंस खरीदते हैं उसी समय हमें पता होना चाहिए कि जो इंश्योरेंस ली जा रही है, जो बीमा करवाया जा रहा है, उसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या उसमें हमें लाभ मिलेगा। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एट द टाइम ऑफ टेकिंग आउट द इंश्योरेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेम द एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान। देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान का आपको एक उदाहरण बताना है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान्स होते क्या हैं। देखिए एंडोमेंट शब्द का अर्थ होता है बंदोबस्त। तो ऐसे इंश्योरेंस प्लान जिनमें हमारी लाइफ का पूरा बंदोबस्त कर दिया जाता है उसे हम एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान कहते हैं। और एक प्योर एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान का एग्जाम्पल होता है मनी बैक प्लान। तो आपको ये याद रखना है। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अनबंडलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मीन। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को अगर हम अनबंडल करते हैं, या एक कहावत बनी हुई है कि अनबंडलिंग ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। तो देखिए अनबंडल का मतलब है किसी भी चीज़ को खोल देना या उसको पूरी तरह से समझना कि इसमें है क्या। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है सेपरेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग एलिमेंट। देखिए एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटेक्शन एलिमेंट और दूसरा होता है सेविंग एलिमेंट। प्रोटेक्शन एलिमेंट का मतलब होता है रिस्क कवर, यानी कि अगर हमें कुछ हो जाता है, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हमारे परिवार को कितना पैसा मिलेगा, उसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन एलिमेंट। और सेविंग एलिमेंट का मतलब होता है कि अगर हम ठीक ठाक रहे, मेच्योरिटी हमने ली, तो हमें मेच्योरिटी पर जो सेविंग के तौर पे पैसा मिलेगा वो कितना होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आया सेपरेशन ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग एलिमेंट। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एन्युटी विद एन इन्फाइनाइट लाइफ एंड मेकिंग कॉन्टिन्यूस एनुअल पेमेंट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको उस एन्युटी या फिर पेंशन के बारे में बताना है जिसमें सारा जीवन कॉन्टिन्यूसली एनुअल पेमेंट मिलता रहता है। तो देखिए इसका आंसर है परपेटी। परपेटी ऐसी एन्युटी है जिसमें कि पूरा जीवन पेंशन हमें मिलती रहती है, कॉन्टिन्यूसली मिलती रहती है और एनुअल मोड में मिलती रहती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरेंस एजेंट इज डैश। आपको बताना है कि एक इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सिंपल आंसर वो है 10th। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेथड्स इन्वॉल्व्ड इन द डायरेक्ट मार्केटिंग। आपको बताना है उन मेथड्स के नाम जो कि डायरेक्ट मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए इसका आंसर है टेली मार्केटिंग, इंश्योरेंस एजेंट एंड बैंक एश्योरेंस। ये सभी मेथड्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट मार्केटिंग में आते हैं। चलिए अब है अगला क्वेश्चन, द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग इंटरेस्ट टू बोरोवर्स हु प्लेज देयर प्रॉपर्टी एज अ कोलेट्रल बट लिविंग देम इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डैश। आपको बताना है कि उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख देता है और उसके बिहाफ पर कुछ पैसा लेता है और उसका जो है इंटरेस्ट भरता है ना। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो देखिए प्रोसेस तो गिरवी ही है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉर्टगेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म प्रीमियम डिनोट्स इन रिलेशन टू इंश्योरेंस पॉलिसी। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं तो जो शब्द आता है प्रीमियम, उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए प्रीमियम का मतलब होता है प्राइस पेड बाय इंश्योर्ड फॉर परचेजिंग द पॉलिसी। देखिए जो पॉलिसी खरीदी जाती है उसके बदले में जो उसका पैसा चुकता किया जाता है, प्राइस पे किया जाता है, उसे कहा जाता है प्रीमियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस। आपको बताना है कि सरप्लस का मतलब क्या होता है। देखिए सरप्लस को हम हिंदी में समझें तो इसको हम अधिकता कह सकते हैं, एक्स्ट्रा कह सकते हैं, और इसका जो आंसर है वो है एक्सेस वैल्यू ऑफ असेट्स ओवर द लाइबिलिटीज़। देखिए अगर किसी व्यक्ति के पास असेट्स या फिर प्रॉपर्टी या फिर अर्निंग के जो तरीके हैं वो बहुत ज़्यादा है और लाइबिलिटीज़ उसकी कम है, तो वो व्यक्ति जो है वो हमेशा किस में रहेगा, सरप्लस में रहेगा। तो इसका आंसर आपको याद रखना है एक्सेस वैल्यूज ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटीज। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ डैश अ कंपनी एक्सप्रेसेस द बोनस एज अ परसेंटेज ऑफ बेसिक बेनिफिट एंड ऑलरेडी अटैच्ड बोनसेस। आपको बताना है कि कंपनी के द्वारा जो बोनस डिक्लेयर किया जाता है, जो बेसिक बेनिफिट है और उसके साथ जो बोनस अटैच किया जाता है, तो मतलब इस तरह का जो बोनस है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए ऐसे बोनस को कहा जाता है कंपाउंड बोनस। आपको याद रखना है ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट यूज्ड मेकिंग द प्रपोजल इज कॉमनली नोन एज डैश। आपको बताना है
कि जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं, प्रपोजल जब उसका तैयार किया जाता है, तो उस फॉर्म को या उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है जिसके थ्रू प्रपोजल तैयार किया जाता है? तो देखिए उसे कहा जाता है प्रपोजल फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेथड ऑफ इंश्योरेंस विच डिस्क्राइब्स द प्रोसेस वेरी क्लियरली। आपको इंश्योरेंस की भाषा में उस प्रोसेस को बताना है या उस टर्म को बताना है जो कि इंश्योरेंस को बिल्कुल सिंपल वे में डिस्क्राइब कर देती है। तो देखिए उस टर्म को हम कहते हैं शेयरिंग द लॉसेज ऑफ फ्यू बाय मैनी, क्योंकि इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लॉस तो होता है कुछ लोगों का, पर उसको शेयर जो है वो ज़्यादा लोगों के द्वारा किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हेन इज़ द पॉलिसी डीम्ड टू बी लैप्स्ड। जो पॉलिसी है उसे लैप्स्ड कब मान लिया जाता है? मीन्स पॉलिसी जो बंद हो गई, कब कहा जाएगा कि पॉलिसी अब बंद हो गई है? तो इसका आंसर है इफ़ द प्रीमियम हैज़ नॉट बीन पेड इवन ड्यूरिंग द डेज ऑफ ग्रेस। अगर प्रीमियम जो है वो ग्रेस पीरियड के दौरान भी ना भरा जाए तो पॉलिसी हो जाती है लैप्स। चलिए अब है अगला क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस कैन बी ट्रेस्ड टू। आपको बताना है कि जो मॉडर्न इंश्योरेंस का बिजनेस है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो देखिए इसका आंसर है लॉयड्स कॉफ़ी हाउस जो कि लंदन में स्थित है, वहाँ से मॉडर्न इंश्योरेंस बिजनेस की स्थापना हुई। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया है महेश रैन अ बिजनेस ऑन बोरोड कैपिटल आफ्टर हिज सडन डिमाइज ऑल द क्रेडिटर्स आर डूइंग देयर बेस्ट टू गो आफ्टर महेश असेट्स। नाउ नेम द असेट विच इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ क्रेडिटर्स। अब देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहे हैं कि महेश जो है ये अपना बिजनेस चलाता था उधार के पैसे पे और अचानक महेश की हो गई मृत्यु। अब जो जितने भी क्रेडिटर्स हैं, मतलब जिन्होंने उसे उधार दिया हुआ था, जो लेनदार हैं, वो सभी जो हैं महेश की जो भी प्रॉपर्टी है वो उस पर कब्जा करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना जो उधार दिया था पैसा वो वापस लेना है। अब आपको बताना है कि महेश की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि लेनदारों की पहुंच से बाहर होगी। तो देखिए इसका आंसर है टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ MWP एक्ट। देखिए यहाँ पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक महेश ने खरीदी थी और उसको उसने MWP एक्ट के अंडर खरीदा था। तो ये ऐसी पॉलिसी होगी जो कि किसी भी लेनदार की पहुंच पे नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इस पॉलिसी पर उसकी वाइफ और उसके बच्चों का अधिकार होगा। यहाँ पर टर्म लाइफ इंश्योरेंस की ऑप्शन दी गई है या नॉर्मल कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जिसे MWP एक्ट के अंडर लिया गया है, तो उस पर सिर्फ और सिर्फ उसकी वाइफ और उसके बच्चों का ही अधिकार होगा और किसी का भी अधिकार नहीं हो पाएगा। चलिए अब है अगला क्वेश्चन, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में ऑफर रिबेट टू द बायर ऑन द प्रीमियम दैट इज पेबल ऑन द बेसिस ऑफ डैश। देखिए जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो अपने बायर्स को रिबेट ऑफर करती हैं, छूट ऑफर करती हैं प्रीमियम पर। अब वो कहते हैं कि किस बेस पर वो छूट जो है वो दी जाती है। तो देखिए इसका आंसर आता है सम एश्योर्ड चूजन बाय द बायर। मीन्स जो बायर हैं जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, जो उसके द्वारा सम एश्योर्ड चूज़ किया जाता है, बीमा धन चूज़ किया जाता है, उस पर ये छूट दी जाती है। अब ये बीमा धन जो है डिपेंड करता है कि कई बड़े बड़े अमाउंट का जो सम एश्योर्ड है उस पर कंपनीज जो हैं वो छूट ऑफर कर सकती हैं। तो इसका आंसर है सम एश्योर्ड चूजन बाय द बायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनी लॉन्ड्रिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग डैश मनी इनटू एन इकोनॉमी बाय हाइडिंग इट्स डैश ओरिजिन। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिनको कि आपको फिल करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसे फिल कर लेते हैं। इस दोनों ही ब्लैंक्स में आएगा इलीगल। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स काला धन। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि इलीगल पैसे को इकॉनमी में ले आया जाता है और इसके कहाँ से मतलब ये आया है, ओरिजिन कहाँ से है इसका, इलीगल ओरिजिन को भी छुपाकर। मीन्स मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली इसे काला धन कहा जाता है, जिसमें कि ये नहीं बताया जाता है कि ये पैसा कहाँ से आया है, क्या इसका ओरिजिन है, तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। तो दोनों ही फील्ड्स में भरा जाएगा इलीगल इलीगल। चलिए अब अगला क्वेश्चन है
if complex language is used to word a certain policy document and it has given rise to an ambiguity, how will it generally be interpreted? अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट लिखा गया तो उसको लिखने में बड़ी कठिन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था और जब इसे पढ़ा जा रहा था तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। तो ऐसे केस में जो ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसको जब इंटरप्रेट किया जाएगा, उसका मतलब निकाला जाएगा, तो वो कैसे निकाला जाएगा, किसके फेवर में वो जाएगा? तो देखिए इसका आंसर है इन द फेवर ऑफ इंश्योर्ड। मीन्स ऐसा कोई भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये किसके द्वारा लिखा जा रहा है? इंश्योरर के द्वारा लिखा जा रहा है। इसमें इंश्योर्ड की तो कोई गलती नहीं है। और अगर कोई भी उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है तो ऐसे केस में हमेशा जब इसकी इंटरप्रिटेशन की जाएगी तो वो इंश्योर्ड के फेवर में ही की जाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, फॉर द सब्सिक्वेंट प्रीमियम्स रिसीव्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर फर्स्ट प्रीमियम द कंपनी विल इशू डैश। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब इंश्योरेंस कंपनी पहला प्रीमियम भरने के बाद फर्दर जो प्रीमियम भरे जाते हैं तो उन प्रीमियम्स के भरने पर जो रिसीट इशू करती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए पहले प्रीमियम के बाद जो फर्दर प्रीमियम और भरे जाएंगे उन पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होता रहता है? रिन्यू होता रहता है। तो रिन्यूअल पर जो प्रीमियम रिसिप्ट मिलेगी उसे कहा जाता है रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट। चलिए अब है अगला क्वेश्चन, डैश रिलेट्स टू एन इनएक्यूरेट स्टेटमेंट विच आर मेड विदाउट एनी फ्रॉडेंट इंटेंशन। आपको बताना है कि उस स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है जो कि गलती से कर दी पर उसके पीछे कोई फ्रॉड करने वाली मंशा नहीं थी, तो उसे कहा जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट हॉरिजन एंड रिटर्न्स। आपको बताना है कि इन्वेस्टमेंट और रिटर्न में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा रिलेशन होता है कि अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। तो इसका आंसर है ग्रेटर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन लार्जर द रिटर्न्स। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेंट शेल कंप्लीट नॉट लेस देन डैश आवर्स ट्रेनिंग टू बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इंश्योरेंस एजेंट बनना है तो उसे मिनिमम कितने घंटों की ट्रेनिंग आवश्यक है? मीन्स इससे कम नहीं माना जाएगा। तो इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए मिनिमम 25 घंटों की ट्रेनिंग होनी अनिवार्य है। तो इसका आंसर है 25 आवर्स। चलिए अब है अगला क्वेश्चन, डैश में डील विद मोर देन वन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और जनरल इंश्योरेंस कंपनी और बोथ। आपको बताना है कि उसे क्या कहेंगे जो एक से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी या फिर दोनों में ही डील करता है। ऐसे एजेंट को क्या कहेंगे? तो ऐसे एजेंट को कहेंगे कॉम्पोजिट एजेंट। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डैश इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग विद अ थर्ड पर्सन। आपको बताना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे जिसको कि किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर कंपनी के लिए काम करने के लिए एम्प्लॉय किया गया है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है एजेंट। अब है अगला क्वेश्चन, डैश लाइफ इंश्योरेंस पेज ऑफ अ पॉलिसी होल्डर्स मॉर्गेज इन द इवेंट ऑफ पर्सनस डेथ। आपको बताना है कि ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी को क्या कहेंगे जो कि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाने पर उसके द्वारा लिया गया पैसा या फिर जो गिरवी का उधार था उसको पे करती है। तो ऐसी इंश्योरेंस को कहा जाता है मॉर्गेज इंश्योरेंस। चलिए अब है अगला क्वेश्चन, यूजिंग द कन्वर्जन ऑप्शन प्रेजेंट इन द टर्म पॉलिसी यू कैन कन्वर्ट द सेम इनटू डैश। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टर्म पॉलिसी आपने कोई खरीदी है और उसमें कन्वर्जन ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप उस ऑप्शन को यूज़ करके अपनी टर्म पॉलिसी को किस में कन्वर्ट करवा सकते हैं? तो आप अपनी टर्म पॉलिसी को कन्वर्ट करवा सकते हैं एक होल लाइफ पॉलिसी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट। आपको बताना है कि ये जो यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी है ये सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई है।
देखिए यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी ये एक नॉन ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है और ये शुरू हुई यूएसए से। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एज पर IRDAI रेगुलेशन इशूड इन फरवरी 2013, what is the grace period allowed beyond the expiry date of the policy for renewal? आपको बताना है कि फरवरी 2013 में IRDAI के रेगुलेशंस के हिसाब से ग्रेस पीरियड कितने दिनों का होता है। तो इसका आंसर है 30 डेज। आपको याद रखना है ये ग्रेस पीरियड होगा 30 दिनों का। अब अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी केयर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डैश। आपको बताना है कि प्राइमरी केयर क्या होती है, क्या कहा जाता है प्राइमरी केयर के बारे में। तो देखिए प्राइमरी केयर है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर पीपल सीकिंग द हेल्थ केयर। मीन्स किसी भी व्यक्ति को जिसको हेल्थ केयर की आवश्यकता है उसे जो सबसे पहले इलाज दिया जाएगा उसे प्राइमरी केयर कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन में है, द सम एश्योर्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज जनरली लिंक्ड टू व्हाट। आपको बताना है कि जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है उसमें जो सम एश्योर्ड डिक्लेयर किया जाता है या फिक्स किया जाता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो देखिए कीमैन इंश्योरेंस में जो सम एश्योर्ड की वैल्यू है वो डिपेंड करती है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पर। मींस बिजनेस से कितना रिटर्न मिल रहा है उसी के हिसाब से कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का सम एश्योर्ड जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द लॉसेस कवर्ड अंडर द कीमैन इंश्योरेंस। आपको बताना है कि कौन से लॉसेस हैं जो कि कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर कर लिए जाते हैं। तो देखिए जो भी लॉसेस हैं, जब की पर्सन जो मेन पर्सन है कंपनी का अगर वो काम नहीं कर पा रहा है तो जो भी लॉसेस आ जाएंगे उस पीरियड के दौरान वो सारे लॉसेस कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किए जाते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉलिसी विड्रॉल। आपको बताना है कि पॉलिसी विड्रॉल का मतलब क्या होता है। देखिए पॉलिसी विड्रॉल का मतलब है सरेंडर ऑफ पॉलिसी इन रिटर्न फॉर एक्वायर्ड सरेंडर वैल्यू। मीन्स आपने अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा लिया, मीन्स आपने उसको रुकवा दिया, बंद करवा दिया और उसके बदले में जितनी भी सरेंडर वैल्यू आपकी पॉलिसी पर बनती है उसे ले लिया। तो इस पूरे प्रोसेस को पॉलिसी विड्रॉल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पूलिंग इज कॉल्ड डैश। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक प्रोसेस है जिसमें हम कहते हैं कि रिस्क को ट्रांसफ़र कर दिया रिस्क पूलिंग के द्वारा, तो उस प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो देखिए इंश्योरेंस ही है जिसमें हम अपनी लाइफ पर जो खतरा है, जो रिस्क है, उसको रिस्क पूलिंग के द्वारा इंश्योरर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसका आंसर आएगा इंश्योरेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द पॉलिसी इन विच क्लेम पेमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स। आपको उस पॉलिसी का नाम बताना है जिसमें जो क्लेम है वो पीरियोडिकली मिलता रहता है। तो देखिए उस पॉलिसी का नाम होता है मनी बैक पॉलिसी, क्योंकि मनी बैक पॉलिसी में हर 5 साल बाद या हम कह सकते हैं कि हर एक इक्वल पीरियड के बाद थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्लेम की जो वैल्यू मिलती है उसे हम पीरियोडिक पेमेंट भी कह सकते हैं, या फिर इसके लिए जो परफेक्ट वर्ड है वो है पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट। तो मनी बैक पॉलिसी में हमें ये पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, पीरियोडिकली मिलता है। चलिए अब है अगला क्वेश्चन, with reference to annuities explain what does liquidation period refers to। अब आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम एन्युटी प्लान की बात करें, मींस पेंशन प्लान की बात करें, तो उसमें जो लिक्विडेशन पीरियड होता है उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए लिक्विडेशन पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू बिल्ड अप द कॉर्पस। मींस जो आपका पैसा है उसको ग्रो करने के लिए जो टाइम लगता है उसको लिक्विडेशन पीरियड कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, प्रोस्पेक्टिंग इन एन इंश्योरेंस सेल इज डैश। देखिए इंश्योरेंस में एक शब्द आता है प्रोस्पेक्टिंग। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है। देखिए प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है गैदरिंग द नेम्स ऑफ पीपल हु मे बी इंटरेस्टेड इन द इंश्योरेंस। मीन्स ऐसे लोगों का नाम इकट्ठा करना या ऐसे लोगों का नाम की लिस्ट बनाना जो कि इंश्योरेंस खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, ऐसे प्रोसेस को प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, डैश रिलेट टू वंस एबिलिटी टू इंटरेक्ट इफेक्टिवली विद अदर वर्कर्स एंड कस्टमर्स बोथ एट वर्क एंड आउटसाइड। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी व्यक्ति की उस एबिलिटी को क्या कहा जाएगा जिसमें कि वो अपने वर्कर्स या फिर कस्टमर्स के साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट कर सकता है, इफेक्टिवली इंटरेक्ट कर सकता है। तो उस
प्रोसेस को या उस एबिलिटी को कहा जाता है क्वेश्चनिंग स्किल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश प्रीमियम पेड बाय क्लाइंट टुवर्ड हिज लाइफ इंश्योरेंस, द डैश विल बी कंपनसेशन पेड टू द बेनिफिशियरी इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी क्लाइंट के द्वारा कितना प्रीमियम भरा जाए जिससे कि अगर उसकी डेथ हो जाए तो उसके जो बेनिफिशियरी है मीन्स उसके नॉमिनी है उसे कैसा कंपनसेशन मिले। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर हायर वैल्यू ऑफ प्रीमियम भरा जाएगा तो जो कंपनसेशन मिलेगा वो भी हायर ही मिलेगा। तो इसका सिंपल सा कंसेप्ट है, हायर प्रीमियम पेड हायर विल बी द कंपनसेशन। तो इसमें दोनों ही जो ब्लैंक्स हैं वहाँ पर हायर हायर भरा जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। आपको बताना है कि एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट मीन्स एक बीमा को खरीदते हुए जो प्राइमरी पर्पस है वो क्या होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आता है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल्स प्रोडक्टिव एबिलिटीज़। मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति कमाने लायक नहीं रहता है तो उस समय जो उसे प्रोटेक्शन मिलेगी उसी को एक प्रकार से लाइफ इंश्योरेंस का मेन मोटिव या मेन पर्पस माना जाता है। चलिए अब है अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफ एब्रीमा फाइट्स। आपको बताना है कि एब्रीमा फाइट्स एक टर्म है जो कि इंश्योरेंस में यूज़ होती है, उसका मतलब क्या है। तो देखिए इसका मीनिंग होता है डिस्क्लोजिंग द नॉन मटीरियल फैक्ट्स ऑन द इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म। मीन्स जो इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म है, जब इंश्योरेंस की जाती है तो जो फॉर्म भरा जाता है उसे प्रपोजल फॉर्म कहते हैं, उस पर जो जो ज़रूरी जानकारियां हैं उनको पूरी तरह से बताना, इसी प्रिंसिपल को एब्रीमा फाइट्स कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सेविंग्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉम्पोजिट ऑफ टू डिसीजंस, व्हाट आर दोज। आपको बताना है कि अगर हम अपनी लाइफ में सेविंग करना चाहें तो दो डिसीजंस के हेल्प से हम वो कर सकते हैं और आपको बताने हैं वो कौन से हैं। तो देखिए इसका आंसर है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन एंड पार्टिंग विद द लिक्विडिटी। मीन्स कंजम्पशन को मीन्स जो ज़रूरतें हैं उनको पोस्टपोन किया जाए और लिक्विडिटी के साथ जिया जाए। लिक्विडिटी के साथ जीने का मतलब है जैसी सिचुएशन हो उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लिया जाए, तो हम अपनी लाइफ में सेविंग कर सकते हैं। चलिए अब है अगला क्वेश्चन, द मेजर्स टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ रिस्क आर नोन एज डैश। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर खतरे की रोकथाम की जाए तो उससे क्या हो सकता है या उसे क्या कह सकते हैं। तो देखिए अगर खतरे की रोकथाम की जाती है तो उससे लॉस प्रिवेंशन की जा सकती है, और लॉस प्रिवेंशन का मतलब है कि नुकसान को होने से कम किया जा सकता है, नुकसान से बचा जा सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, हु डिवाइज द कंसेप्ट ऑफ HLV। पीछे हम क्वेश्चंस में पढ़ के आए हैं HLV का मतलब होता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कंसेप्ट डेवलप किया गया। तो आंसर है प्रोफेसर हबनर। आपको याद रखना है कि प्रोफेसर हबनर के द्वारा HLV का कंसेप्ट डेवलप किया गया। नाउ अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्टिजेंसी एसोसिएटेड विद द पेंशन। आपको बताना है कि अगर हम पेंशन की बात करते हैं तो उस पेंशन के साथ जो बेसिक आकस्मिकता है, जो जुड़ी हुई बेसिक आकस्मिकता है वो क्या है। तो देखिए पेंशन के साथ जो टर्म रिलेट करती है वो है पोस्ट रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी, यानी कि अगर हम पेंशन की बात करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद ये हमें इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अब अगला क्वेश्चन है जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, द टर्म TPA रेफर्स टू। आपको बताना है कि TPA जो टर्म है उसका मतलब क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसका आंसर है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।